इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मन में जो कि आप टाइम पे हर टीचर के हर वीडियो के कमेंट्स में लिखते जा रहे हैं और हम तक वो डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, वो एक अपने आप में स्ट्रीम होती है। अभी लोकसभा इलेक्शंस की बात भी चल रही है, तो उसमें अगर हम बात करें पब्लिक पॉलिसी की, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सब जो एस्पेक्ट हैं वो पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। चाहते हैं कि कैसे करती है इकोनॉमी फंक्शन और किस तरह से होते हैं स्टार्टअप स्टार्ट और बिजनेस मैनेज, तो कॉमर्स आपके लिए है सबसे बेस्ट चॉइस। एक तो होता है इंटरेस्ट जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और एक लॉन्ग एक परमानेंट होता है इंटरेस्ट। भारत की एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, वो बीए बैचलर कोर्सेज में जो लैंग्वेज साइंस है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इंजीनियरिंग जो फील्ड है, इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। खूब सारी PSU कंपनीज है मैडम, नेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ तो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। छुट्टियां मना रहे होंगे, एग्जाम का प्रेशर खत्म हो चुका है, एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। लेकिन एग्जाम्स खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के टेंशन्स खत्म हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में आपके इतने सारे सवाल आ रहे हैं आपके करियर्स को लेकर, आपके 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मन में जो कि आप टाइम पे हर टीचर के हर वीडियो के कमेंट्स में लिखते जा रहे हैं और हम तक वो डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। तो आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हम लोगों ने आपके लिए एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे हमारे पास में बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की जो क्वेरी है वो सारी रिजॉल्व हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। मेरे साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, आपके फेवरेट टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन बाय वन टू ऑल ऑफ योर टीचर्स। सबसे पहले हमारे सामने हैं कमलेश सर, आपके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो एक्सपर्ट हैं। फिर हमारे साथ में है राहुल परमार सर, ही इज़ योर कॉमर्स एक्सपर्ट। देन वी हैव विद अस कृष्णकांत सर, जो कि आपके बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं। एंड देन हमारे साथ में है पवन पारेख सर, हु इज़ योर मैथ्स एक्सपर्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के बाद में, क्लास 10 तक आप लोगों की सारी पढ़ाई जो है वो कॉमन रहती है, बट 10th के बाद में क्या आता है, एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप लोगों को अपनी अपनी मनपसंद स्ट्रीम्स में जाना होता है, आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है और वहाँ से मेन जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ से जो पढ़ाई होती है वो बहुत करियर फोकस्ड हो जाती है। फिर वहाँ से आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई अब मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करूँ। आपके पास में ऑप्शंस होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, और जब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है तब बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो आपके सामने हम ये क्लियर कर दें कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्या क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर 10th आपकी जो स्ट्रीम्स हैं वो बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, वो एक अपने आप में स्ट्रीम होती है। उसके बाद में आपके पास में एक 1 मेजर स्ट्रीम आती है कॉमर्स। देन साइंस की जो स्ट्रीम्स हैं वो भी 2 पार्ट में अलग डिवाइड हो जाती हैं। 1 इज़ बायोलॉजी एंड देन 1 इज़ मैथ्स। तो इस तरह से हमने आपके सामने, हम उसी हिसाब से आप लोगों के एक्सपर्ट्स को भी लेकर आए हैं ताकि वो आपको अपनी अपनी स्ट्रीम का परफेक्ट नॉलेज दे सके, ताकि आप डिसाइड कर सकें खुद के लिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रीम्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रीम्स डिसाइड कर ली, 10th के बाद अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए, चूज़ कर लिया, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। व्हाट टू डू आफ्टर दैट? आपका 12th का एग्ज़ाम दे दिया, बोर्ड्स क्लियर कर लिया, फिर आप कर क्या सकते हैं? ग्रेजुएशन किस में करें, कैसे अपने मनपसंदीदा करियर और गोल को अचीव करें? तो लेट्स आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। और मैं स्टार्ट करूंगी कमलेश सर के साथ में। तो कमलेश सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ वो यही पूछना चाहती हूँ, हम शुरुआत करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रीम से, हालांकि नहीं ली मैंने फिर भी। तो सर, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में बच्चे क्या क्या ऑप्शंस अपने सामने पाते हैं जब वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं 12th के अंदर? उसके बाद में उनके पास में ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या जो भी
क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या कोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल, जैसा मैम आपने अभी मेंशन किया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है। तो मेजरली अगर हम देखें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और 21st सेंचुरी एजुकेशन के मॉडल के बेसिस पे, तो जब हम बहुत ही कोर कोर्सेज में जाते हैं तो हमारे पास में बीए के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमए के कोर्सेज अवेलेबल हो गए। उसके बाद जब हम यूजीसी जो नेट है उसका एग्ज़ाम जब हम क्लियर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है रिसर्च का इन द फॉर्म ऑफ पीएचडी, और पीएचडी के बाद भी अगर हम बात करें तो पीडीएफ का रहता है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो मैम जब हम बात करते हैं बीए से लेके रिसर्च तक की, तो उसमें भी जब हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट राइट नाउ। और हिस्ट्री में हम बात करें अगर बीए हिस्ट्री की, तो बीए हिस्ट्री के साथ बीए हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वो ऑफर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में ही म्यूजियोलॉजी हो गया, हेरिटेज कंजर्वेशन हो गया। उसके बाद अगर हम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट जोड़ दें तो उसमें भी हम बात कर सकते हैं बीए इन जियो हेरिटेज। तो इतने सारे जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल है। साथ में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस जब हम कन्वेक्शनल तरीके से देखते हैं तो उसमें आता है कि बीए पॉलिटिकल साइंस, लेकिन जब हम यूपीएससी का डायमेंशन ऐड करते हैं तो उसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर। आजकल सबसे ज़्यादा अभी लोकसभा इलेक्शंस की बात भी चल रही है, तो उसमें अगर हम बात करें बीए पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी की, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सब जो एस्पेक्ट हैं वो पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं बात करता हूँ जियोग्राफी की, तो जो जियोग्राफी सब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस से तो रिलेटेड हैं, बट इट इज़ मोर कनेक्टेड विद नेचुरल साइंसेस। तो बीए के साथ आप बीएससी भी जियोग्राफी में कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम जियोग्राफी में इन डिटेल में जाते हैं तो बीएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो उसमें जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। इवन तक जो आईआईटीज़ हैं दे आर ऑफरिंग एमएससी एंड एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी। आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बनस्थली विद्यापीठ है, तो बनस्थली विद्यापीठ इज ऑफरिंग बीएससी जियोग्राफी। सर डेफिनेटली इस पॉइंट पे आई होप आप लोग सुन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट पे मैं ये डेफिनेटली एम्फेसाइज करना चाहूँगी, जैसा सर ने आपको बताया, अक्सर बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि बीएससी एमएससी जो है वो सिर्फ साइंस के बच्चे ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो तो देखिए दैट इज़ अ बैचलर्स कोर्स, पर आपका सब्जेक्ट डिपेंड करता है उस पर। जैसा सर ने बताया, आप ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तब भी आपके पास में बीएससी के ऑप्शंस होते हैं जो आईआईटीज़ तक ऑफर कर रही हैं आपको। सो यू शुड डेफिनेटली नोट दीज पॉइंट्स। ये एक्सपर्ट गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, इतना कुछ जो सर आपके लिए रिसर्च करके बता रहे हैं। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि बीए और बीएससी वाला, इवन तक जो हिस्ट्री में बच्चे हैं वो आर्कियोलॉजी में जा रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइंस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डायमेंशन है कि अब जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, अब जो आर्ट्स हैं, वो न्यू जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आ रहा है, एनईपी आ रहा है, एनसीएफ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट मोड में भी जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी जो है वो बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं हम अब ये चाह रहे हैं कि बच्चा केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक लिमिटेड ना हो, वो उस सब्जेक्ट के थ्रू जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर करें। तो उससे एक आने वाले टाइम पीरियड में 21st सेंचुरी इंडिया को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इंडिया को मिलेगा। डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इतना डाइवर्स फील्ड है अपने आप में, उसके अंदर ही इतने सारे आपको सब्जेक्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक इट इज द मोस्ट वाइडेस्ट रेंज, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट वाइडेस्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आउट देयर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो जितने भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और जो सोच रहे हैं लेने का, पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई होप कुछ इंटरेस्टिंग करें आप। लेट्स मूव ऑन टू कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स इज ऑल्सो अनदर, भाई पैसे हिसाब किताब की बात आती तो वो तो ज़रूरी है ही हम लोगों के लिए। तो कॉमर्स के बाद आप कॉमर्स चूज कर लेते हैं, उसके बाद में क्या ऑप्शन है ये जानते हैं। एंड आई एम रियली कीन टू नो दिस बिकॉज बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पता होते हैं अक्सर बच्चों को। सो लेट्स मूव ऑन टू एंड लेट्स गो टू राहुल सर। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि बच्चों को बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस ही पता होते हैं कॉमर्स के अंदर। तो जिन भी बच्चों को हिसाब किताब से होता है प्यार, और जो लोग चाहते हैं कि कैसे करती है इकोनॉमी फंक्शन और किस तरह से होते हैं स्टार्टअप
स्टार्ट और बिजनेस मैनेज, तो कॉमर्स आपके लिए है सबसे बेस्ट चॉइस। और आई न्यू इट वेरी वेल कि जो लोग 10th से 11th और 12th में आ रहे हैं उनको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, उस बात का भी आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि यार देर आर ओनली 2 कोर सब्जेक्ट्स की, या तो साइंस या फिर आर्ट्स ले ले, कॉमर्स तो जनरली कुछ होता ही नहीं है। स्पेसिफिकली दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द विलेज एरियाज, वहाँ पे लिमिटेड चॉइस होती है कि कॉमर्स को कुछ भी वो सब्जेक्ट नहीं समझते। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आज की डेट में कॉमर्स के साथ अवेलेबल हैं, बिल्कुल, जहाँ पे हाई रिटर्न पेइंग जॉब्स जो है वो आप लोगों को मिल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में सिर्फ आप अकाउंटेंसी ही पढ़ते हो, आज हर जगह पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में और एनसीएफ के साथ में हमेशा वो आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि सर ने भी बताया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोग अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के साथ में वो एक सब्जेक्ट जो है उसमें भी आप कोर अपना डेवलप कर सकते हो। तो अगर मैं कुछ पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हो, तो सबसे प्लेन जो बेसिक कोर्स होता है दैट इज बीकॉम। इसमें सिंपल अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ में आप लोग अपना ग्रेजुएशन करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत पॉपुलर कोर्स है विच इज BBA, ठीक है, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे आप बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, बिजनेस कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी एक नया टेक जायंट है, अगर उसने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, उस स्टार्टअप का जो टेक्नोलॉजी है वो तो वो टेक वाला पर्सन बना लेगा, लेकिन उस बिजनेस को मैनेज जो करेंगे ना, वो अल्टीमेटली मैनेजर से ही करेंगे, वो एडवाइजर्स ही करेंगे, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही उनका फाइनेंस ला के देंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसीज जो है, बिजनेस का अल्टीमेटली मोटिव क्या है, पैसा कमाना। आप साइंस की हेल्प से कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो या आप कोई एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हो, आपने बुक लिख दी, अल्टीमेटली उसका जो मेन मोटिव है मैम, दैट इज टू अर्न सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड फ्रॉम दैट, है ना। सो उस चीज को, रिवॉर्ड को अर्न करना, उस चीज को मैनेज करना, उस चीज को ग्रो करना, अल्टीमेटली वो बिजनेस मैनेजर्स ही हैं, वही सारी चीजें करने वाले हैं। एंड इन BBA एंड MBA यू आर गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ स्किल। फिर वो चाहे एम्प्लॉइज को मैनेज करना हो, तो फॉर दैट यू आर रिक्वायरिंग द HR, ओके, एंड उसके बाद में आपको फ्लोर मैनेजर्स चाहिए। तो ये सारी जो स्किल्स है, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आपके अंदर इम्प्रोवाइज करते हैं। फाइनली देन अगर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, so they are also having one more subject that is BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके बाद में आप MCA भी करते हैं, ठीक है, दैट इज मास्टर। और बहुत सारे अभी एक नया ट्रेंडिंग जो कोर्स मैम बहुत चल रहा है ना, जिन लोगों को डेटा के साथ खेलना बहुत पसंद है विद द कंप्यूटर, तो उसके लिए इतना सुपर्ब कोर्स अभी मार्केट के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिस्ट। एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी किसी साइंस की जरूरत नहीं है या किसी दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां अकाउंट्स भी काम नहीं आएगा, वहां इकोनॉमिक्स भी काम नहीं आएगा, बट इफ यू लव टू प्ले विद द डेटा एंड विद द कंप्यूटर, देन जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स है दैट इज फॉर यू। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा भी था कि लास्ट ईयर का सबसे ज्यादा सॉर्टेड कोर्स था डेटा एनालिस्ट। एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डेटा एनालिस्ट। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है मैम, देखो आज के टाइम पे सारी के सारी जो कंपनीज है सर, वो अल्टीमेटली मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर आ रही है, बिल्कुल। और आज के टाइम पे जो सबसे महंगी चीज है, ठीक है ना, दैट इज द इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। तो उसी डेटा को मैनेज करना, उसी डेटा के बेसिस के ऊपर आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप एक चीज स्क्रॉल कर रहे हो कोई पर्टिकुलर सी, और सडनली वही आपको इंटरनेट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये वही डेटा एनालिसिस है कि कस्टमर क्या चीज चाहता है, उसको वही चीज दिखाई जाए, उसको वही चीज बताई जाए। इनफैक्ट मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, आप अपने गूगल क्रोम पे कोई एक चीज सर्च करिए और उसके बाद अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, आपको उसी के एडवर्टाइजमेंट्स मिलने लग जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उस प्रोडक्ट का इमेजिनेशन करते हैं, लोग सर्च करते हैं, सर कुछ दिन बाद में वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता है, लिटरली लगता है। एग्जैक्टली, ये क्या चीज है, बिल्कुल जो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर और मैम पूरा बता रहे हैं, जो डेटा इज द न्यू ऑयल। एग्जैक्टली, डेटा इज द न्यू ऑयल, जो इम्पोर्टेंट है। और जैसा सर ने बताया अभी डेटा एनालिस्ट का, तो डेटा एनालिस्ट में मैम अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो IIT मद्रास इज ऑफरिंग BSc डेटा, एग्जैक्टली, बेसिक डेटा साइंस, गिविंग JEE एग्जाम विदाउट गिविंग। हां, इट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, यस। इवन जियो ने भी अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च किया मुंबई के अंदर, जहां पे वो डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा रहे हैं, अपने ही इकोसिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को जॉब दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ऐसा कुछ नहीं करना, वो ऑफबीट अनकन्वेंशनल से ये कोर्सेज भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पैकेजेस वर्थ रुपीस lakhs। ऑफ कोर्स, एंड ये ऐसी जॉब है, मैं बता दूं, ये आप लोगों के लिए आप अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट जॉब है, टाइम बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं आपको इस जॉब में। एंड डेटा एनालिस्ट स्पेशली मार्क कर लीजिए, ये जॉब के लिए आपकी कोई ऐसे फिक्स क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वैसे भी आपको इसकी अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इट्स अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो
so much. दैट मैम कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रैवल के अंदर काम करना है, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो कॉमर्स के बाद दे आर हैविंग आल्सो दैट चॉइस एज वेल। आफ्टर दैट मास कम्युनिकेशन में या फिर जर्नलिज्म के अंदर लोग जा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स के बाद आप लोग इजीली चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सारे के सारे थे मैम वो एकेडमिक कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी है जो हर कॉमर्स वाला बच्चा एक बार सोचता है कि मुझे ये चीज तो करनी चाहिए। एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स आप लोग सब भी जानते होंगे, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एग्जैक्टली, मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स लगता है, नो डाउट है नहीं इतना डिफिकल्ट कोर्स, और कहूँ तो अगर है भी, क्योंकि पासिंग रेशियो जो है, पासिंग परसेंटेज जो है, दैट इज हार्डली 3 to 4%। तो अगर आप में वो जुनून है ना कि नहीं मैं आराम से घंटों बैठ के स्टडी कर सकता हूँ और मुझे भी डेटा से मतलब फिगर से बहुत ज्यादा प्यार है, तो दैट कोर्स इज फॉर यू। कई सारे लोग इस चीज के अंदर नहीं जाना चाहते और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि बिजनेसेस बड़े बड़े बनते हैं, वो बिजनेसेस सेटअप कैसे होते हैं, उनकी लीगल कंप्लायंसेस क्या होती है, बिजनेस बनने के बाद में लीगल कंप्लायंसेस क्या रहती है, उसके लिए भी एक बहुत ही प्यारा कोर्स है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके उसके एग्जीक्यूशन से लेके जितने भी लीगल मैटर्स को हैंडल करता है वो है कंपनी सेक्रेटरी। तो वो भी हमारा ICSI इंस्टीट्यूट है वो करवाता है। आफ्टर दैट एक और कोर्स बहुत बेहतरीन है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या लग रही है या उस कि कॉस्ट को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग उसके अंदर सीखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी के सारी सिखाता है वो कोर्स, दैट इज द CMA। एंड फाइनली एक कोर्स और है विच इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंडियन बिजनेस इंस्टीट्यूट से नहीं होता है ये, ठीक है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो है एक्चुअरीज। ये अपने आप में बहुत इतना वास्ट कोर्स है कि जितने भी मैथमेटिक्स फील्ड वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो एक्चुअरीज का कोर्स जरूर परस्यू करते हैं। डिफरेंट लेवल्स के अंदर एग्जाम होता है इसका, और हर पर्सन एक सपना देखता है कि यार एक्चुअली के अगर 1-2 पेपर 3 पेपर भी अगर मैंने लगा लिए तो जो मेरी सैलरी है या जो मेरा रेम्यूनरेशन है वो लैक्स के अंदर होना ही होना है। ओके, सो देखा आपने, आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं राहुल सर ने। आपको आई एम श्योर आज से पहले 3-4 ऑप्शंस ही पता होंगे, बहुत ही कम बच्चों को ऑप्शंस पता होते हैं, और इसमें आपकी गलती नहीं है। जब हम लोग आपकी एज के थे हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं होता था, और ना ही हमारे पास में इस तरह के सोर्सेस थे इनफैक्ट। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के पास में इस तरह के रिसोर्सेज भी हैं जहां पे आपको ये नॉलेज मिल रही है कि व्हाट आर योर करियर ऑप्शंस। वाइडेस्ट अमाउंट ऑफ चॉइसेस है सर, अब तो इनके पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं, जहां जाना है जैसे करना है वैसे इनके पास में चॉइस अवेलेबल है। एंड वी लिव इन अ डे एंड एज जहां पे अब आप लोगों के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ बैचलर्स करना ही कन्वेंशनल है, नहीं। आज आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स को जाकर आप सीधा प्रोफेशनल अपना करियर बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसा है हमारा माहौल, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर स्ट्रीम, दैट इज बायोलॉजी। साइंस बायो की बात करते हैं, फिर हम मैथ्स पे चलेंगे। सो ओवर टू यू कृष्णकांत सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट बायोलॉजी? क्या क्या ऑप्शंस है बच्चों के पास डॉक्टर बनने के अलावा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है कि हमारे कमलेश सर ने और राहुल सर ने आप लोगों को जो बताया, देखिए एक तो आपके पास में सबसे पहली जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको वो है मैम कि स्टूडेंट को पहले तो अपने ना इंटरेस्ट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अपने स्ट्रॉन्ग और अपने जो है वीक है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट को देखना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट जो है स्ट्रीम, कौन सा पार्ट जो है वो वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, साइंस बायोलॉजी की बात करूं, तो साइंस बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ना कोर्सेज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसा कमलेश सर ने बताया था। कोर्सेज़ जिनको हम ट्रेडिशनल कोर्सेज़ कहते हैं, जो हमेशा से पुराने टाइम से करते आ रहे हैं कि BSc कर लिया उस तरह से। दूसरे होते हैं जिनको हम एडवांस कोर्सेज़ कहते हैं, दैट इज़ अप्लाइड कोर्सेज़, है ना। और थर्ड जो है वो ऑनर्स वाले कोर्सेज़ होते हैं। तो अगर बच्चा आफ्टर 12th ग्रेजुएशन लेवल पर अगर कोर कोर्सेज करना चाहता है तो उसके पास में एक तो सबसे इजी तरीका है BSc कर सकता है वो, और इसमें उसके पास में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी रहता है, फिजिक्स नहीं रहता है उसके पास में, ठीक है। इसके बाद में अगर वो चाहें तो BSc के अंदर ही मतलब चाहें तो वो अप्लाइड कोर्सेज भी आ सकते हैं उसके। अच्छा, उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसमें जेनेटिक्स भी है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी है जो मोस्ट डिमांडिंग भी है और आजकल इसका ट्रेंड भी है। इसके अलावा जो है एस्ट्रोबायोलॉजी भी है, इसके अलावा जो है फूड साइंस भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे जो है ब्रांच जो है जिनको बताते जाओ मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे।
हाँ मतलब जितने बताओ उतने कम है। बस डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। इसके लिए ना बच्चे को थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है, स्टूडेंट को भी रिसर्च करना पड़ता है, उसको देखना होता है कि आजकल क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है और मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, वो चीज़। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्ट के बारे में एक और चीज़ कहता हूँ, कई बार ना इंटरेस्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटरेस्ट जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और एक लॉन्ग, एक परमानेंट होता है इंटरेस्ट। तो कई बार ना ऐसा होता है कि एक बार सब्जेक्ट को देखकर और उसके बारे में रिसर्च किया और हमें लग जाता है अरे यार ये तो मस्त है, ये अच्छा है, तो उसमें चला जाता। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट वाला ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट नोट करिएगा बच्चों। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमारे अंदर ये बात आती थी। आपको ये देखना है कि आपके अंदर का जो इमोशन है उसकी कोर फीलिंग क्या है एक्चुअली, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं आप कोर्स की तरफ। भाई उसका एनवायरनमेंट देख के कि भाई कॉलेज बड़ा अच्छा दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, अरे लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ये रीजंस की वजह से प्लीज किसी कोर्स को ना चुने। आपका अगर उसमें कोई एक्चुअल इंटरेस्ट है तो ही परस्यू करें, क्योंकि देखिए एग्जाम भी आप ही को देने हैं, उसको पार भी आप ही को करना है फिर। बिल्कुल मैम। फिर इसके बाद में ऑनर्स जो आते हैं, ऑनर्स में आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे बीएससी इन आप बॉटनी कर सकते हैं, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी है ना, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ऑनर्स में क्या होता है कि एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है और उसी पर आप डिटेल में स्टडी करते हैं। आप जितना भी जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है उस कोर्स ड्यूरेशन के अंदर आप केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना, डिटेल पढ़ते हैं बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन एक तरह से आप जैसे उसके बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब एमएससी करते हैं, तो एमएससी में आपको उसके लिए पहले से ही आपको जो है उसका जो फाउंडेशन है वो इस तरह का आपको मिलता है। हाँ, इस तरह का मिलता है कि आगे आप रिसर्च में जा सकते हैं। आप अपना जैसे CSIR नेट करवाता है साइंस के अंदर, लाइफ साइंस में, तो लाइफ साइंस के अंदर CSIR नेट करवाता है, आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी के बाद में, और आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब टीचिंग में भी आप अच्छे से आपका। हाँ, उसके बाद में एक जैसा कि आपने कहा नीट के अलावा, तो भाई देखो नीट की बात तो ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर बायोलॉजी किसी स्टूडेंट ने अगर सेलेक्ट किया है ना, तो उसकी फर्स्ट चॉइस जो है वो नीट तो होती ही है ना, क्योंकि हम बचपन में भी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पूछते हैं कि क्या बनोगे, तो वो या तो बोलता है जैसे डॉक्टर या मैं IAS बनूंगा, है ना, इस तरह से। हाँ, तो नीट केवल मेरा जो मानना है, नीट एक ऐसा कोर्स है जिसके मतलब नीट के बाद में आप MBBS करते हैं या BAMS करते हैं या आप BHMS करते हैं या आप जो है BDS करते हैं, मतलब नीट जो है एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके बाद में आप MBBS करने के बाद में आपके पास बैचलर डिग्री आ जाएगी, आप UPSC भी दे सकते हैं। हाँ, तो नीट कोई ऐसा डराने वाली चीज़ नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर नीट की तैयारी अगर स्टूडेंट करता है ना, तो उसका सब्जेक्ट उस लेवल पर पहुंच जाता है, उसका जो फाउंडेशन है उसका जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सब्जेक्ट बहुत लेवल वाला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और उसमें उसके जितने भी जो दूसरे मैं भी कोर्सेज बताने वाला हूँ, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, चाहे वो नर्सिंग कोर्सेज हैं, चाहे वो आप ICMR से आप जो है किसी और मतलब कोई आप ICMR के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी अगर आप बहुत अच्छे से स्कोर करते हैं तो डेफिनेट है कि आप नीट एग्ज़ाम क्रैक करके, ऑब्वियस है कि आप MBBS करके डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन रहता है। इसके अलावा पैरामेडिकल भी रहता है, नर्सिंग भी रहता है, आप नर्सिंग में नर्सिंग भी कर सकते हैं। आप आजकल देखते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं, उससे सीधा अच्छा ग्रेड पे भी अच्छा होता है और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती है। एम्स के अंदर, एम्स में देखो या स्टेट लेवल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। Of course, and we need as good nurses as we have doctors. I mean, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ डॉक्टर्स ही हॉस्पिटल्स को तो नहीं संभालते हैं, कि वो ही नहीं चलाते हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर्स की भी एक हॉस्पिटल में एक अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, एक अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होता है उसका भी। साथ ही साथ में हम नर्सिंग ऑफिसर के अलावा दूसरे जैसे कोर्सेज जैसे OT असिस्टेंट है, रेडियो टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, इनका भी अच्छा इंपॉर्टेंस है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो आप चाहें तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इनसे भी आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, है ना, तो इनमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा मोटा मोटा जो है जिस्ट ऑफ बायोलॉजी। यस मैम, एग्जैक्टली। सो सर ने आपको जैसा कि बताया, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। आई होप आप लोगों ने नोट किए होंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके पास में बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है, बट सबसे पहले आपको अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट जो है समझना पड़ेगा कि किस तरफ जाना है। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं होता, सारी स्ट्रीम्स को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी हर स्ट्रीम अपने
उसके बाद में जब वो स्ट्रीम में आप एंटर करते हैं तो वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें अलग अलग और डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्दर उसके अंदर सब कैटेगरीज होती है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च अपने बेस पे भी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम एक के रिसर्च बेस, अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर स्ट्रीम का एक अलग इंटरव्यू लेने लगूँ तो उसी की 10 सीरीज बन जाएंगे, यहाँ पे 10 शोज की सीरीज बन जाएगी पूरी। तो डेफिनेटली, लेकिन वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग कि आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। लेट्स मूव ऑन टू आवर बैचलर्स के मामले में, आपके कोर्सेज के मामले में, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्ट्रीम जो हमारे सामने अवेलेबल है, विच इज़ ऑल्सो माई स्ट्रीम एंड पवन सर स्ट्रीम, आर कॉमन स्ट्रीम साइंस मैथ्स की तरफ जाते हैं, जिसके ऑप्शंस भी आप लोगों को जान लेने चाहिए। भाई हमने उस टाइम तो शायद इतनी रिसर्च नहीं की थी, मुझे नहीं पता थे ऑनेस्टली उस टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बट सर ने आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च की है। तो लेट्स मूव ऑन टू पवन सर। जी मैडम। तो सर बताइए साइंस मैथ्स के बारे में बच्चों को। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को और मैडम को थैंक यू। मैडम ने और सभी गुरुजनों ने शानदार आपको बताया, एक्सपर्ट्स ने, कि किस तरह किन किन स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं और स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल रहा होगा। और हमें ये भी लग रहा है कि सर ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और उन्हें भी ज़रूर देखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैडम ने बताया साइंस मैथ्स, तो मैडम साइंस मैथ्स का नाम आते ही पीसीएम, बच्चे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंजीनियरिंग पूरा वो क्लियर होता है वैसे तो। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा भी स्टूडेंट सोचता होगा कि इंजीनियरिंग के अलावा इसमें कुछ होता नहीं होगा, है ना। और काफ़ी जैसे आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर रहती है वो स्टूडेंट सोचते हैं इंजीनियरिंग में इतनी फीस नहीं भर पाए तो हम तो पीसीएम ले नहीं ले, तो वो काफ़ी होता है उसके। तो पीसीएम में बहुत सारे मैडम इंजीनियरिंग के अलावा भी स्कोप है, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो स्टूडेंट जैसा कि मैडम ने बताया पीसीएम, तो आपको 11th और 12th में मैडम इन स्टूडेंट्स को 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद 12th होने के बाद ग्रेजुएशन का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जनरल बीएससी कर सकता है स्टूडेंट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा तीनों विषय। ग्रेजुएशन करने के बाद मैडम उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे खूब सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है, उस पर अपन बाद में अलग से बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन कर सकता है। इसमें भी सर ने बताया जैसे कोई स्टूडेंट ओनली फिजिक्स के अंदर बीएससी करना चाहता है या केमिस्ट्री के अंदर करना चाहता है या मैथ्स के अंदर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, जिसे हम बीएससी ऑनर्स कहते हैं, स्पेशलाइज्ड। उससे फ़ायदा एमएससी के अंदर मिलता है। तो इनका बीएससी और एमएससी का अपने आप में बहुत बड़ा आगे कैरियर ऑप्शन है, उस पर अपन आगे बात करेंगे। दूसरा मैडम इसके अंदर स्टूडेंट्स के पास होता है आईटीआई का ऑप्शन। आईटीआई जो हमारी तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा होती है, जिसमें आज के टाइम में जैसे आप अपन सुनते हैं कि डीजल शेड के अंदर कर दी, इलेक्ट्रिशियन के अंदर कर दी, कंप्यूटर के अंदर कर दी आईटीआई। तो आईटीआई का भी मैडम बहुत रह रहा है, क्योंकि आजकल हाथों के हुनर का मैडम जमाना आ गया है ना। केवल हम किताबी ज्ञान से हम आगे बढ़ना चाहे तो आज के टाइम में बंद कर देनी चाहिए किताबें मैडम। ये तो स्टूडेंट यदि सोच के बैठा है तो सर बिल्कुल सही कहा। स्किल बेस्ड जॉब्स जो हैं उनका अब बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि देखिए स्किल्स का आना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी मैडम। तो ये जो है मैडम ने बता दिया है कि भाई स्किल वाला अपने आप में टाइम आ चुका और स्टूडेंट को करना चाहिए। और आईटीआई भी काफ़ी अपने आप में बड़ा सेक्टर हो चुका है, बहुत सारे इसके अंदर मैडम अलग अलग ऑप्शन है, जैसा कि मैंने ट्रेड्स बताए, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर। और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस करवाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस आपको करवाते हैं आईटीआई के कोर्सेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइवेट की तरफ ही जी। और 10th के मैडम इसमें क्या है कि कोर्स भी 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के अलग अलग कोर्स अलग ड्यूरेशन के। स्टूडेंट चाहे तो 10th के बाद भी कर सकता है, 12th के बाद भी दे सकता है। बहुत अपने आप में वास्ट करियर है इसके अंदर। अब मैडम नेक्स्ट है आईआईटी का एग्जाम। स्टूडेंट तो सोचता है कि आईआईटी का एग्जाम, तो इसके लिए भी बढ़िया 11th और 12th में मैडम शानदार डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट्स का। उसके बाद मैडम जेई मेंस का और जेई एडवांस। जेई इसमें 2 स्टेज होती है मैडम, मेंस और एडवांस। तो स्टूडेंट यदि वो एग्जाम देता है तो उसको बाद उसको बीटेक का कोर्स करवाया जाता है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, 4 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर मैडम जो है स्टूडेंट 12th के अंदर भी एग्जाम दे सकता है और 12th के बाद भी दे सकता है। करेक्ट। तो जैसे मैडम ये जो एग्जाम देता है जेई का, इसके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, बीआर्क और बीटेक का। तो बीआर्क भी अपने आप में बहुत शानदार कैरियर ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि आईआईटी के एग्जाम के थ्रू ये भी अपन जा सकते हैं। आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा मतलब अब आजकल मैडम दुनिया में इसकी पूछ हो रही है पूरी। बिल्कुल। हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसके लिए आपके सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिल्कुल जी। हम लोगों के टाइम पे तो एक्चुअली सर अगर आपको याद होगा, हम लोगों के टाइम पे बीआर का पेपर ही अलग होता था। बिल्कुल हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ता था इफ वी वांट टू गिव इट और नॉट। अब आप लोगों को, क्योंकि अब शायद ये अलग नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ओवरशैडो कर देते हैं, इसको पता ही नहीं चलता उनको। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बीआर्क भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। और दूसरा बीटेक के भी अंदर खूब सारी मैडम स्ट्रीम्स है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, बहुत सारी मैडम शानदार जो है ब्रांचेज। स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है,
है ना, तो केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, तो स्टूडेंट्स के मैडम वो क्या है कि सोचते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, 3-4 ब्रांच, इसके अलावा भी खूब सारी आ चुकी, सोलर इंजीनियरिंग, सोलर का अपने आप में, विंड इंजीनियरिंग, इनका भी आ रहा है, और इनके अंदर बीएससी भी हो रही है मैडम, बीएससी इन एविएशन, जो अपना पायलट वाला सेक्टर है, एरोनॉटिकल, बहुत सारे, मतलब वास्ट कैरियर है मैडम साइंस मैथमेटिक्स के अंदर। तो जो मेजरली 3 जो पोर्शन होते हैं स्टूडेंट्स को मैंने बता दिए, डिप्लोमा कोर्सेज वाला, ग्रेजुएशन वाला और ये बीटेक वाला मैडम। जी, एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि कुछ बच्चे जो हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया, बिल्कुल आप अपने जेई के बाद में कर सकते हैं। कई बच्चे डिप्लोमा के बाद में भी उसमें लैटरल एंट्री लेकर बीटेक करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले डिप्लोमा कोर्स कर लिया, अब आप सोच रहे हैं यार मुझे बीटेक करना, एक डिग्री कोर्स चाहिए, तो आप लैटरल एंट्री ले सकते हैं, 3rd ईयर में आपकी एंट्री हो जाएगी उसमें। तो दीज वर, बिल्कुल सर ने आपको जैसा बताया, ये थोड़े से कन्वेंशनल कोर्सेज हो गए हैं आपके लिए। अभी हम इन पे और डिटेल में बात करेंगे, प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमारी चर्चा ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे तो हमने अब तक सिर्फ ये बात की है कि कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, बट दैट इज़ नॉट योर मेन गोल। आपका मेन गोल तो भाई आपका करियर है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले तो कि ये जो कोर्सेज हैं, पहले तो आप उसमें एंटर कैसे हो, क्योंकि हमारा इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी बहुत आसानी से तो नहीं मिलता है, तो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं सबके लिए, पढ़ाई करनी पड़ती है सबके लिए। तो जान लेते हैं स्ट्रीम बेस्ड कि कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों को टारगेट करना है। आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स नोट करते जाइए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, ताकि आपको बाद में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कन्फ्यूजन ना हो कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नहीं, आप फोकस्ड रहें कि मुझे क्या करना है, किसकी प्रिपरेशन करनी है। अगेन वी विल स्टार्ट विद कमलेश सर एंड वी विल स्टार्ट विद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो सर, जैसा आपने इतने सारे बच्चों को करियर ऑप्शंस बताए, आपने इतने सारे बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्सेज बताए, अब तरीका भी बता दीजिए, हम उन तक जाएं कैसे, कौन सा एग्जाम बच्चों को देना है मेनली यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो जैसा मैम ने बताया कि एडमिशन के लिए प्रोसीजर क्या है, तो जैसा आप सभी ने अभी 2-3 साल में सुना होगा, और आपने बहुत सारे अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा देश का जो एग्ज़ाम है वो आने वाले समय में होने वाला है। और ये जो पैटर्न है, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है मैम, 1 नेशन 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला ये होने वाला है। और ये एग्ज़ाम और कोई नहीं, ये है CUET एग्जामिनेशन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्ज़ाम के माध्यम से भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आप जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं CUET स्कोर कार्ड के आधार पर। बिल्कुल मैम। तो पहला जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है CUET। दूसरे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो वहाँ पे मैम मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन का प्रोविज़न है, प्रोसीजर है। तो वहाँ पे भी हम वहाँ अलग अलग अप्लाई करके मेरिट बेसिस पे भी हम एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, मैं CUET के अंदर ही बताना चाहूँगा, जैसे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे तो कक्षा 12वीं के बाद मुझे तो भाषा विज्ञान में बहुत अच्छा करना है, लिंग्विस्टिक साइंस में बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भाषा विज्ञान अधिकारी होते हैं, भाषा विज्ञान विभाग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें भारत की जो एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, वो BA बैचलर कोर्सेज में जो लैंग्वेज साइंस है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। भले अगर आपको BA इन फ्रेंच करना हो, BA इन जर्मन करना हो, अरेबिक करना हो, तो वो भी आपकी एक ट्रेडिशनल डिग्री तो हो गई कि BA डिग्री होगी, लेकिन साथ ही में आप वहाँ पे एक प्रोफेशनल डिग्री भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को पूरा कवर किया है हमारे उत्कर्ष के CUET चैनल पे, आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अपीयर्ड होना है, तो दैट इज़ योर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, तो इवन तक आप उसके लिए भी वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो ये 2 मेन तरीके हैं, CUET एंड मेरिट। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। एंड ये मैं आपको अभी कह सकती हूँ दावे के साथ कि यहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, CUET का नाम हर कोई लेने वाला है आपके सामने, क्योंकि ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। ये कॉमन, इसका नाम ही है कॉमन यूनिवर्सिटी
एंट्रेंस टेस्ट ये कॉमन होने वाला है फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ताकि आप लोग, जैसा कि सर ने अभी बहुत ही अच्छा स्लोगन बोला, वन नेशन वन एग्जाम, तो ये उसी की धारणा पे बेस्ड है। सो यस, CUET तो आपके पास में रहेगा ये ऑप्शन। मूविंग ऑन टू कॉमर्स, जान लेते हैं कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन हैं, हाउ टू गेट एडमिशन इन योर सॉर्टेड कोर्सेज। सो राहुल सर। बिल्कुल मैम, कॉमर्स में भी अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे फिर वो बैचलर कोर्सेज हो, चाहे वो BCom हो, BBA हो, BCA हो, BA इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी कोर्स हो जी, अगर आप लोग इन कोर्सेज के अंदर परस्यू करना, तो जैसे कि सर ने बताया, कमलेश सर ने, कि 2 तरीके हैं। एक तो मेरिट बेसिस हो गया और एक हो गया CUET के थ्रू। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो जनरली आज भी मेरिट बेसिस के ऊपर ही एंट्रेंस ले रही है। बिल्कुल। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो आपको ये टारगेट करना है कि आप अपनी लोकेशन से रीलोकेट होने के लिए रेडी हैं या नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लोकेशन पे ही हो, जिस लोकेशन पे आप रहते हैं। Correct. राजस्थान का बंदा है तो नो डाउट सर वो ये चाहेगा कि मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर कहीं ना कहीं पे एडमिशन लूं, तो फॉर दैट यू हैव टू मूव टू दिल्ली, या फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मैं BA इकोनॉमिक्स परस्यू करूं अपना। तो वो चीजें पॉसिबल आप लोगों के लिए तब नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, देन इट इज अ बेटर थिंग कि आप 12th के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करें और 12th के अंदर फोकस करके अच्छे मार्क्स लेके आए, ताकि मेरिट बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन हो जाए। बिल्कुल। एंड अगर आपका सपना है कि मैं कॉमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज, वहां से अगर मैं ग्रेजुएशन करूं, और लिटरली ये सपना होना भी चाहिए, क्योंकि देश की अगर एक बेटर यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उन फैकल्टीज का भी बेसिकली गाइडेंस मिलता है, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है, जहाँ सारी दुनिया से बच्चे आए हुए हैं, सारे डिफरेंट शहरों से बच्चे आए हुए हैं, जो एल्यूमिनाई नेटवर्क मिलता है आपको बहुत बड़ा मिलता है, और साथ ही साथ में ये आपके CV के अंदर एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करता है कि नहीं, मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मेरा ग्रेजुएशन किया है, या फिर मैंने वहां से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो 2 तरीके, एक तो मेरिट बेसिस हो गया और एक साथ ही साथ में CUET के थ्रू एंट्रेंस लेके हो गया। तीसरा एक तरीका है कि नेशन की टॉप 20 स्कूल, बिजनेस स्कूल, जिन लोगों को MBA करना है या जिन लोगों को BA करना है, तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर ऐसी कुछ कॉलेजेस के अंदर, नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नरसी मोहनजी आज भी मैम CUET के थ्रू एडमिशन नहीं लेके अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसका नाम है NMIMS NPAT, है ना। तो उसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, वहां पे एडमिशन लेते हो, फिर वो चाहे साइंस के अंदर हो, फिर वो चाहे कॉमर्स के अंदर हो, फिर वो चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर हो। करेक्ट, तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको ग्रेजुएशन बेसिकली करवाएंगे। अब कॉमर्स में मैम कई सारे बच्चे क्या करते हैं जनरली कि यार CA भी कर रहे हैं, CS भी कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर ग्रेजुएशन। तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा कि सर CA में एंट्रेंस कैसे लें, CS में एंट्रेंस कैसे लें। तो CA के लिए जो मैम एंट्रेंस चलता था, दैट वाज CA CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी एंट्रेंस टेस्ट चलता था, जिसको अभी फिर से CA इंस्टीट्यूट ने स्विच कर दिया, दैट इज CA फाउंडेशन, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट पेपर जो है, अकाउंटेंसी है, साथ ही साथ मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सबके पेपर्स जो हैं वो देने पड़ते हैं। कुछ पेपर आपके एक्सप्लेनेशन बेस होंगे और कुछ पेपर साथ ही साथ आपके MCQ बेस बेसिकली पेपर होने वाला है। तो CA फाउंडेशन दे के अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन आप CA के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं CS परस्यू करना, देन यू हैव CSET एग्जाम। यहाँ पे एक चीज बच्चों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो CA है बेटा एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसके साथ आपको एक ग्रेजुएशन कोर्स, डिग्री कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना। तो जनरली स्टूडेंट्स इस टाइम के ऊपर ये कुछ करते हैं कि उन्होंने स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या फिर प्राइवेट से उन लोगों ने जनरली अपना एडमिशन ले लिया, रेगुलरली ना जाना पड़े, क्योंकि जैसे ही CA फाउंडेशन करके आप IPCC का ग्रुप 1 क्लियर करोगे, आप लोगों को जो अपना प्रैक्टिस है वो बेसिकली शुरू करना पड़ेगा, इंटर्नशिप शुरू करनी पड़ेगी, तो उस समय आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाओगे। करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। मूविंग ऑन टू बायोलॉजी कोर्सेज के कैसे उसमें एडमिशन लेते हैं, ओवर टू कृष्णकांत सर। बिल्कुल मैम, कमलेश सर ने और राहुल सर ने बताया कि CUET तो जरूरी है ये भाई, बिल्कुल। मतलब आपको BSc अगर करना है, और वो भी एक, जैसे सर ने कहा कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है या कोई टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लाइक JNU है, BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या AMU जिसे बोलते हैं, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज से अगर आपको अपना ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए CUET तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। और अगर स्टेट लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आजकल मेरिट बेस जो है होता है, तो ये तो 2 तरीके है ही है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप जैसे जाना चाहते हैं, आप MBBS करना चाहते हैं, या BAMS करना चाहते हैं, या आप BHMS करना चाहते हैं, इनके लिए आपको नीट एग्जाम देना कंपलसरी है। बिल्कुल, ठीक है, नीट एग्जाम देना होगा, उसी के स्कोरिंग के बेस पर आपको जो है
एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल। जितना अच्छा रैंक होगा उसके बेसिस पर आपको जो है MBBS करने का मौका या जितनी भी ये जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन का मौका मिलता है। बिल्कुल। फिर नर्सिंग की बात आ जाती है कि बच्चा कहता है कि सर अगर मैं BSc नर्सिंग करना चाहता हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए जो है जैसे एम्स है, एम्स से BSc नर्सिंग होता है, तो उसके लिए वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम करवाते हैं नर्सिंग के लिए, अच्छा, है ना। और पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए भी उनका इंडिविजुअल एग्जाम होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, हेल्थ यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम करवाती है, जिसके थ्रू आप उसमें BSc नर्सिंग है या पैरामेडिकल कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा और भी कई सारे जो हैं कोर्सेज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी ज़्यादातर अपने एंट्रेंस एग्जाम जो है करवाती है, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा अभी तक हमने समझा है, CUET तो एक कॉमन टेस्ट है ही आपका, लेकिन वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन देता है। कुछ स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट नॉट ऑल। तो हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि सभी में आपका उसी के थ्रू होगा। अभी तक बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने पर्सनल एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही हैं। मूविंग ऑन टू द साइंस मैथ स्ट्रीम नाउ, पवन सर, क्या क्या बच्चों के पास में ऑप्शन है, क्या क्या एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं? जैसा कि हमने पहले भी मैडम बताया कि जो ग्रेजुएशन है BSc के अंदर, जैसे BSc साइंस मैथ्स के अंदर, तो सर ने वगैरह आपने बताया कि CUET एग्जाम के थ्रू जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज है स्टूडेंट जो है जा सकता है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें मैडम 12% के आधार पर मेरिट बनती है। तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, 11th और 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, टॉप स्कोर करो, बेस्ट स्कोर करो, ताकि आपको अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो उसमें यही है कि BSc के अंदर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाई जाएगी, इसी तरह ऑनर्स के अंदर भी है। ठीक है मैडम। और काफ़ी ऐसी कॉलेजेज वगैरह भी, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, परसेंटेज के बेस में वो ले लेते हैं मैडम। ठीक है। उसके अलावा जो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स है, IIT इंस्टीट्यूट्स है, उनमें भी यही रहता है मैडम, 12th की जो परसेंटेज है, 10th के जो कुछ स्टूडेंट IIT यदि 10th के बात करते हैं तो 10th के परसेंटेज के आधार पर ले लेते हैं। और बात रही मैडम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट करना चाहता है, BTech करना चाहता है, तो मैडम उसके लिए 12th के बाद जो है एग्ज़ाम होता है। आपको 12th के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और 12th के बाद तो दे ही सकते हैं। तो JEE का एग्ज़ाम होता है, JEE मेंस और एडवांस 2 स्टेज होती है। और इस एग्ज़ाम में यदि अच्छा स्कोर आता है तो जो देश की टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, IITs जिसे हम कहते हैं, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, ठीक है मैडम, टॉप IITs है, तो उनमें स्टूडेंट जो है BTech कर सकता है। थोड़ा कम स्कोर आता है तो NITs कॉलेज होती है, उनके माध्यम से भी कर सकता है। अब IIT कॉलेज में भी मैडम आजकल BSc हो चुकी है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट जो है बेस्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छे BSc के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत अनकन्वेंशनल भी अवेलेबल है, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग कोलैबोरेशंस कर रखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स के साथ, कई कई फॉरेन कोलैबोरेशंस यूनिवर्सिटीज के साथ कर रखे हैं। आप प्लीज़ रिसर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। और बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया, JEE तो है ही आपके सामने। अच्छा, BTech की जहाँ पे बात आती है, BTech भी CUET के थ्रू कुछ कॉलेजेस अभी BTech प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि अगर आप AMU के कोर्सेज देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे कोर्सेज, BBAU में मिल जाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बिट्स अपना एग्जाम करवाती है, पिलानी हो गया, तो VIT हो गया, एग्जैक्टली, तो वहाँ उनके खुद के मैडम कॉलेजों के माध्यम से, उनकी यूनिवर्सिटी के अलग से BTech के लिए एग्जाम होते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम भी स्टूडेंट्स को देने चाहिए। IIT SRM हो गई, VIT हो गई, ये कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने पर्सनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, उनका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अगेन, अगर आपने JEE के लिए प्रिपेयर किया तो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज तो होगा ही, उसी पे बेस्ड होते हैं अक्सर ये एग्जाम्स। तो ये तो रही बात कि कौन से एग्जाम्स आपको टारगेट करने हैं, और ऑब्वियसली अगर आप उनको क्लियर आपको करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम्स भी क्लियर हो ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हम चलते हैं कि भाई जॉब क्या करेंगे, एग्जाम क्लियर हो गया, मस्त सब कुछ सब कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, इमेजिन कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है, अब हम जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? लेट्स टॉक अबाउट योर जॉब ऑप्शंस, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, स्ट्रीम वाइज। अगेन मूविंग ऑन टू द आर्ट स्ट्रीम एंड मूविंग ऑन टू कमलेश सर। सर, क्या क्या जॉब ऑप्शंस है प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट? बिल्कुल मैम, एकदम सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं आके अटकता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री और कोर्स कि बच्चे के सामने सबसे बड़ा यही रहता है कि अब वो कौन से सेक्टर में जाके वर्क करना चाहेगा। तो अगर मैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो सबसे जो बिगेस्ट अट्रैक्शन रहता है बच्चों का, वो रहता है टूवर्ड्स UPSC कि IAS बनना है। पूरे इंडिया में ये ट्रेंड भी है
कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छे हैं या हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है अगर वो ह्यूमैनिटीज़ में रहा है, उसके सब्जेक्ट में रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक बार ज़रूर ट्राई करते हैं टूवर्ड्स यूपीएससी। अब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे उसमें एनडीए हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अब तो गर्ल्स के लिए भी एनडीए ओपन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। साथ में अगर हम ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर की बात करें या आफ्टर ग्रेजुएशन बात करें, सीडीएस डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो उसके लिए भी बहुत ही अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया भी था, जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके साथ हमारी प्रोफेसरशिप है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स हैं वो भी उसी के साथ हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम पॉलिसी एनालिसिस में जाना चाहें तो वो भी कोर्सेज आजकल क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। अगर हम कंजर्वेशनिस्ट बनना चाहते हैं हेरिटेज के लिए या कल्चर का हो गया, आर्ट का हो गया, तो वो भी फील्ड हैं जो अवेलेबल हैं। भाषा विज्ञान का मैंने जो बताया, भले वो हिंदी हैं, अदर जो भाषाएं हैं उनके माध्यम से, तो वो भी कहीं ना कहीं जो डोर्स हैं वो हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। और जितनी भी जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ जो आईआईटीज़ हैं, भले वो साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैं जैसे सर के साथ डिस्कस भी कर रहा था बिफोर दिस प्रोग्राम, तो हम बात कर रहे थे कि जो आईआईटी दिल्ली है वो एमएससी इकोनॉमिक्स भी ऑफर कर रहा है, साथ में वो साइकोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। अगर हम बात करें आईआईटी जोधपुर की, तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको साइकोलॉजी कोर्सेज के साथ साथ हिस्ट्री के कोर्सेज भी मिलेंगे। तो जो आईआईटीज़ हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के कोर्स। इनफैक्ट बिल्कुल सर, इनफैक्ट ये चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी है, आईआईटीज़ जो है वो अपने कोर्सेज बहुत डाइवर्स कर रही है आजकल। ऐसा नहीं है, आप लोग प्लीज़ आईआईटीज़ के ऊपर रिसर्च कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको अपना कोई कॉमन फील्ड उसमें मिल ही जाएगा। सेकेंडली, वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, देखिए बच्चों, ये तो हम स्ट्रीम वाइज बात कर ही रहे हैं, बट बहुत जगहों पे बहुत ओवरलैपिंग फैक्टर्स भी आते हैं। कई बार आपको बीएससी में आर्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, कई बार आपको मैथ्स, कॉमर्स वालों को मैथ्स के कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। तो देखिए कई जगह ओवरलैपिंग कोर्सेज चलते हैं, बस आपके पास अगर वो सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू सर। और मैम जो प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें भी जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो जो आजकल जो स्टार्टअप्स हो गए, जो प्राइवेट कंपनीज होगी, दे आर ऑल्सो हायरिंग पर्सन्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्रीज और कोर कॉम्पिटेंसीज इन ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स ऑल्सो। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए नहीं, वो भी अब डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। जैसा आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि ओनली हमें सेलेक्टेड स्ट्रीम्स के ही कैंडिडेट चाहिए, नहीं, हमें सभी स्ट्रीम्स के कैंडिडेट चाहिए, ताकि मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को हम अपने कंपनी में, हम अपने इंस्टीट्यूशन में डेवलप कर सकें। बिल्कुल सही कहा सर आपने, इंक्लूसिविटी जहाँ पे कहते हैं हर कुछ, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर ने। लेट्स मूव ऑन टू कॉमर्स एंड देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। वैसे तो सर ने काफी बताए थे हमें पहले भी, एंड लेट्स एक बार उसको जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग। कॉमर्स में भी मैम देखिए, अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो दो तरीके की जॉब्स जनरली स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल सिक्योर लाइफ चाहिए अपनी, सो वो लोग जनरली गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, मुझे डायनामिक हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लाइफ में चैलेंजेस पसंद है, चेंजेस आते रहने चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स तो हमेशा उनके लिए अवेलेबल है। और अगर कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें, मेजरली स्टूडेंट्स के दिमाग में जनरली ये होता है कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर कि कॉमर्स लेके हम लोग यूपीएससी एग्जाम्स फाइट नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि कॉमर्स एग्जाम्स लेके हम लोग यूपीएससी के एग्जाम्स फाइट नहीं कर सकते। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 12 कॉमर्स से ग्रेजुएशन, क्लास 12 कॉमर्स से पास आउट है, ग्रेजुएशन किया हुआ और अब यूपीएससी के लिए फाइट कर रहा है। बिल्कुल। तो यूपीएससी में भी दो बहुत बड़ी सर्विसेज है, जिनको अगर हम लोग बोलें कि यार अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी एम क्या है आप लोगों से, ठीक है, वो सोशल सिक्योरिटी आपको तभी देगी जब उसके पास में अर्थ, यानी बेसिकली अगर हम लोग कहें मनी आएगा, ठीक है। और फरवरी 1 फ़रवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया था। हैव यू एवर इमेजिन कि उस बजट को बनाने के पीछे बजट है क्या? एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी हमारे यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके ऊपर कितना कितना टैक्स लगाना है, कहाँ टैक्स लगाना है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि उस पर्टिकुलर जगह पे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, कौन है ये रेट लगाने वाले लोग? करेक्ट। ये सारे वही लोग हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स की कहीं ना कहीं पे नॉलेज है। बिल्कुल। ये सारे वही लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देके इन जॉब्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर्स एसएससी के थ्रू बन सकते हैं आप लोग, ठीक है ना।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देके बन सकते हैं आप लोग, जिसकी बहुत बड़ी जॉब अगर हम लोग बोले तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, बिल्कुल। देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है या बजटरी प्लानिंग जो होती है, इन जगहों पे आप लोगों को जॉब प्लेसमेंट मिलता है जब आप लोग इनके थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट who was a CA कंप्लीट कर लिया एंड शी वाज लिटरली वेरी डेडिकेटेड कि नहीं सर मुझे तो यूपीएससी फाइट करना है। वो आज की डेट में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज फाइट करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बेसिकली जॉब कर रही है। उसका ड्रीम जॉब था कि नहीं मेरे को सीए नहीं करना और मुझे ये करना है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। कई लोगों को ऑफिस जॉब्स पसंद है तो बैंकिंग जॉब्स आर देयर, उनके लिए हमेशा एक सिक्योर चॉइस रहती है। आपने क्लास 12 पास किया, ग्रेजुएशन किया, आईबीपीएस के क्लरिकल और बीओ के एग्जाम्स निकाले, अगर आपका मैथ्स अच्छा होना उसके अंदर चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो। एक सेफ जॉब है, एक ऑफिस जॉब है और अच्छी सिटीज के अंदर आप लोगों को मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके बाद में आरबीआई की ग्रेड बी की जॉब्स हैं, है ना, वो भी आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। तो ऑफिसर लेवल की जॉब्स आप लोगों को मिलती है, बढ़िया सैलरी पैकेजेस वगैरह हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएस अगर आप लोग करके जाते हैं तो भी पीएसयूज, जितनी भी पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस पावर्स गवर्नमेंट ने पीएसयूज को दे दी है, फिर वो चाहे बीपीसीएल हो, फिर वो चाहे एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, भेल हो, सेल हो, कुछ भी हो, जितने भी पीएसयूज है उन सब जगह पे भी सारे जगह हर डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग करनी होगी, हर डिपार्टमेंट में एचआर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में मैनेजर चाहिए। तो ये सारी जॉब्स आप लोगों के लिए ही हैं। टाइम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स निकलते रहते हैं जहाँ से ये लोग अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। करेक्ट। इसके अलावा मैम एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोले कि जब आप लोग कॉमर्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स भी आप लोग पढ़ते हैं। तो उसी स्टैटिस्टिकल नॉलेज के बेसिस के ऊपर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो स्टेट के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट की स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, इस जगह पे कितना पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज का आउटपुट कितना निकल रहा है। तो ये सारी के सारी इंक्वायरीज कौन कंडक्ट करने वाले हैं, सारे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जो होंगे उन्हीं के बेसिस पे ये सारी चीजें कंडक्ट होंगी। तो स्टेट में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जॉब निकलती है, एनएसएसओ के अंदर, सीएसओ के अंदर स्टैटिस्टिकल वैकेंसीज निकलती है ना। और उसके बाद में साथ ही साथ में दूसरे भी डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेंट की जॉब्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकलती जाती है। तो ये टीआरए की जॉब निकलती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जॉब ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली कॉमर्स वालों के लिए अवेलेबल है। एंड एट द लास्ट टीचिंग जॉब्स तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। आप चाहे यूजीसी नेट करके आप टीचिंग जॉब्स के लिए क्वालिफाई करें, लेक्चरर बनते हैं, या फिर आप क्लास 12 के लिए टीचर्स बनते हैं। अगर आपका वो पैशन है कि नहीं टीचिंग करना है मेरे को कॉमर्स पढ़ के, तो वो जॉब्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल सर। साइड बाय साइड में प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास जॉब क्या अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरीज जो है वो अच्छी नहीं है। आप लोगों ने अगर टॉप 20 स्कूल से एमबीएस किया है तो यू विल बी गेटिंग द सैलरीज अप टू 20 लाख टू 50 लाख टू 1 CR एज वेल। इतना सैलरी पैकेजेस भी आप लोगों को मिल रहे हैं। नेशन के टॉप सीईओज की सैलरीज देखना, भले ही वो कहीं ना कहीं पे आईआईटी पास आउट होंगे, लेकिन आफ्टर दैट वो जॉब आईआईटी वाला नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एमबीए करके मैनेजमेंट वाला जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कोर वर्क नहीं करके कुछ और कर रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो ये सारे कौन है, ये सारे के सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स ही कहीं ना कहीं पे हैं। बिल्कुल सर। जो साइंस के बाद में कहीं ना कहीं कॉमर्स के अंदर ये लोग स्विच कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए, इतनी बड़ी अकाउंटिंग एंट्रीज को हैंडल करने के लिए मैम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने की जो जॉब्स है वो भी चाहिए होती है। आपने सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम शायद सुना या नहीं सुना। इस सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने वाले जो पर्सन है उनकी सैलरीज लैक्स के अंदर होती है। तो अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप लोग लर्न करते हो तो यहाँ से भी आप बहुत सारे जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी फ्रीलांसिंग जॉब तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। यू कैन बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यू कैन बी अ टैक्स प्रैक्टिशनर। ये सारी के सारी जॉब जो है आपके लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इतने वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस बताने के लिए बच्चों को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जाना ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के करियर ऑप्शंस एंड ऑल्सो कॉमर्स के, जो कि हमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पता थे, लेकिन अब हमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस पता चल चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू कृष्णकांत सर एंड लेट्स टॉक अबाउट योर बायोलॉजी ऑप्शंस कि कितने करियर ऑप्शंस हैं आपके पास में। सर ने एक ग्लिम्स दिया था हमें, थोड़ा सा ट्रेलर दिया था, चलिए अब पूरी पिक्चर के बारे में जानते हैं। यस मैम। सो बच्चों, सबसे पहले तो वही बात मैम की नीट वाली बात आ गई सबसे पहले, कि मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए नीट को क्रैक करना। और ये आपको नीट क्या कुछ देने वाला है आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। जितना अच्छा स्कोर आपको इंडिया के उतने ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का, मतलब आपको ग्रेजुएट करने का मौका मिलेगा, राइट। साथ ही साथ में आपको मौका मिलेगा
आयुर्वेद मतलब BA MS करने का आपको मौका मिलेगा, BPT का आपको मौका मिलेगा, BHMS का मतलब होम्योपैथी का, आप वेटरनरी साइंस से भी कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपके पास एक लंबी चौड़ी रेंज भी है कि आप नीट के स्कोर के बेसिस पर ये सब कर सकते हैं, राइट। अच्छा, बिल्कुल BDS भी है आपके पास में, क्योंकि आप जानते हैं BDS भी एक अच्छा अभी एक आप कह सकते हैं एक ब्रांच निकल के आई है, पहले भी थी लेकिन आज देखिए आप स्टूडेंट्स का रुझान आया है इसकी तरफ, क्योंकि हर देखते हैं आप दूसरे तीसरे आदमी के दिमाग में ये बात रहती थी पहले कि यार दांत खराब है या दांत में कोई प्रॉब्लम है तो दर्द है सिर्फ लौंग का तेल या ऐसी चीज़ों में दिमाग, लेकिन आज सब लोग अपनी ओरल हेल्थ को लेकर भी बहुत अवेयर है ना, और उसमें BDS का रोल जो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन चुका है। सो डियर, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर MSc करता है लाइफ साइंस में, उसके बाद में उसके पास CSIR नेट के थ्रू नेट करने का चांस रहता है, क्योंकि प्रोफेसरशिप में जाने के लिए आजकल तो PhD के लिए भी नेट जरूरी कर दिया है कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो नेट आपके लिए जरूरी हो चुका है। उसके अलावा फेलोशिप, बिल्कुल फेलोशिप आपको इसमें JRF मिलती है, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी रिसर्च का भी एक हाँ वाइड रेंज है एकदम, आपको एक मौका मिल जाता है, नॉट ओनली इंडिया में, अब्रॉड भी आपको मौका मिल जाता है रिसर्च में भी। अच्छा, साथ ही साथ में आपके पास फॉरेंसिक साइंस का भी एक चांस है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं बिल्कुल। इसके अलावा अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के अलावा एक नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल होता है, एक अच्छी भूमिका होती है। तो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आपके पास बहुत सारी जो है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, साथ ही साथ में आप देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब से ही आप लोगों को मतलब गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मौका तो उसमें भी है लेकिन प्राइवेट में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है। एंड अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन भी जाते हैं, उसके अलावा भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हैं। इट्स नॉट देखते हैं कि उसमें कितना बिल्कुल प्रैक्टिस मतलब गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा जाती है, बिल्कुल जाती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसे भी बहुत रश रहता है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर बनने के बाद तो ऑप्शंस हैं ही, उसके अलावा जैसा कि सर ने बताया देयर आर सो मेनी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस जो आपके पास हैं अगर आप बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो। और एक लास्ट रहता है मैम कि D फार्मा, बच्चा डिप्लोमा इन फार्मेसी करता है तो उसमें D फार्मा, B फार्मा बैचलर कोर्स है, वो डिग्री कोर्स है, और D फार्मा जो है डिप्लोमा कोर्स है, जिससे स्टूडेंट चाहें तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में को ज्वाइन कर सकता है, साथ में वो मेडिकल शॉप भी अपनी चाहे तो अपना खुद ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें उसके पास में रहती हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास में। और देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिनका ना ही तो बीमारियां ख़त्म होती हैं, ना ही दवाइयों की ज़रूरत ख़त्म होती है, ना डॉक्टर्स की ना नर्सेस की, तो ऑफ कोर्स ये तो हमारी सोसाइटी के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं, हमारे लाइफ को चलाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ये। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, जैसा कि सर ने भी कहा भी CSIR नेट दे सकते हैं, तो ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स जो कि आप आगे परस्यू करते हैं, जिसमें आप आगे लेक्चरशिप में जा सकते हैं या फिर आपको फेलोशिप मिलती है, आप रिसर्च कर सकते हैं, ये दो तरह से होते हैं। देखिए अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी स्ट्रीम के लिए आपको UGC नेट देना होता है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए वो करवाता UGC ही है, बट उन्होंने उसके लिए एग्ज़ाम अलग कर दिया जिसको वो कहते हैं CSIR नेट। तो प्लीज साइंस के बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका जो एग्जाम है वो CSIR नेट होगा। और CSIR नेट के अंदर 5 मेजर स्ट्रीम्स होती हैं, दैट इज लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड केमिकल साइंसेज। दीज आर द 5 डिफरेंट स्ट्रीम जिसमें पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का आपका कोर एग्जाम होगा, तो प्लीज नोट दैट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंस मैथ स्ट्रीम एंड लेट्स टॉक अबाउट द जॉब ऑप्शंस इन दैट। सो पवन सर, अब ओवर टू यू। मैडम, जैसा कि स्टूडेंट्स जानता है कि 11th और 12th में PCM के बाद जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है उसमें ढेरों मैडम अपार संभावना है। जैसे हम बात करते हैं बीटेक के कोर्स के बाद, जैसे काफ़ी जो कंपनियां होती है उनमें इंजीनियरिंग जो फील्ड है, इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। खूब सारी PSU कंपनीज है मैडम, नेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ तो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रोबोटिक्स के अंदर है, AI अपने आप में नया आ रहा है, तो AI के अंदर भी इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है मैडम। उसके अलावा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके खूब सारे इंजीनियर्स, तो मतलब जो भी सेक्टर है मैडम, जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा मैडम जैसे गवर्नमेंट और राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट और जो
जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जलदाय विभाग हो गए, आपके सरकारी जितने भी विभाग है वहाँ भी इंजीनियर्स हो गए, चाहे जलदाय विभाग हो गया, चाहे बिजली विभाग हो गया, वहाँ पर इंजीनियर्स हो गया। इंडियन रेलवे पूरा अपने आप में इंजीनियर से भरा हुआ, उसमें खूब सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंजीनियर्स की डिमांड होती है। तो अपने आप जी मैडम, मेट्रो ट्रेन्स हो गई, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, वहाँ पर बीटेक किए हुए जो इंजीनियर्स है उनको ले रहे हैं मैडम। तो काफ़ी जगह एग्ज़ाम के थ्रू भी लेते हैं, गेट का एग्ज़ाम होता है मैडम। आप बीटेक 4 साल के करने के बाद गेट का एग्ज़ाम करते हो तो तुरंत स्कोर कार्ड के आधार पे ले लेते हैं। और काफ़ी जगह आपकी काबिलियत और जो मैडम ग्रेजुएशन का परसेंटेज वगैरह होता है उसके आधार पे ले लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत नई पहल है। उसके अलावा मैडम जो स्टूडेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लीजिए उसके लिए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम होते हैं एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है, एयरफोर्स सी ग्रुप है, इनके माध्यम इनमें भी जा सकता है, इनके एग्जाम होते हैं और अच्छे ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। उसके अलावा एसएससी अपने आप में बहुत बड़ा वाइड रेंज है। एसएससी के अंदर आप देख लो सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, आपके सीपीओ ऑफिसर हो गए। तो इनके एसएससी का एग्जाम भी स्टूडेंट दे सकता है, उसमें मैथ्स का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रहता है। बैंकिंग सेक्टर मैडम, बैंकिंग सेक्टर तो स्टूडेंट हर कोई देता है, हर स्ट्रीम के दे सकते हैं वैसे। तो इसमें मैथ्स का बहुत रहता है मैडम, मैथ्स का हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है। बैंकिंग जो एग्जाम होते हैं, इस बैंकिंग में क्लर्क हो गया, चाहे पीओ हो गया, तो ये अपने आप में बहुत शानदार रेंज होता है। उसके अलावा नेवी, इंडियन नेवी में भी बहुत, मर्चेंट नेवी हो गया, उसमें आप देख लो AA हो गया, SSA, खूब सारे पोस्ट है मतलब। तो मैडम रिसर्च स्टूडेंट यदि अच्छे से करे तो हर फील्ड में, हर स्ट्रीम में अच्छा करियर बना सकता है। बस उसको स्टूडेंट को मैडम जैसे भी जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, तो उसको पूरा उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए कि मैं 11th-12th में क्या पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, कौन कौन से उसके रिगार्डिंग कॉलेज है, उसके बाद क्या कैरियर ऑप्शन में जहाँ पर वो डिसाइड कर बैठा है कि मुझे वही करना है। एक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा मैडम, तो वो जो है सक्सेस या लक्ष्य जो भी उसने सोचा है प्राप्त कर लेगा। नहीं तो भटकाने को मैडम खूब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है मैडम। सर स्टूडेंट बहुत सही बात बोली है ये सर ने, डेफिनेटली इसीलिए हमने आज का पैनल कुछ इस वे में ही डिज़ाइन किया है। देखिए जैसा कि सर ने भी मेंशन किया, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आपके बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें ऐसा नहीं होता कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से है तो ही दे सकते हैं। जैसा कि सर ने एसएससी को मेंशन किया, एसएससी का एग्ज़ाम हर बच्चा दे सकता है, एनडीए का जो एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी का जो हमारा इन देश का इतना सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है जिसको सभी देना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो, नहीं, वो आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगते हैं उसमें, तो उसको आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी जब वो आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। और हाँ, जैसा कि सर ने कहा, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स का वेटेज काफ़ी रहता है, तो वहाँ डेफिनेटली उन लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है जिसने मैथ्स पढ़ रखी होती है। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री का वेटेज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा रहता है, पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ जिन्होंने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया उनको ज़्यादा थोड़ा सा चांस मिल जाता है, उनको ज़्यादा एक बेनिफिट मिल जाता है। तो ऑफकोर्स ये तो सब चीज़ें जो है वो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करेगी। सारे ही एक्सपर्ट्स ने आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, बहुत अच्छी नॉलेज दी है। साथ ही साथ बीटेक में जो सर ने आपको सारे बताए, एग्जाम्स बताए और ये बताया कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको गवर्नमेंट में भी आपकी स्पेसिफिक फॉर इंजीनियर्स जॉब निकलती है, फॉर सिविल इंजीनियर, फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर एक डिपार्टमेंट में। तो आपको ध्यान में रखनी है, वो आप डेफिनेटली डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसके अलावा देखिए जितने भी सर ने यहाँ पे बताए हैं, सारे एक्सपर्ट्स ने आपको ऑप्शंस, आजकल हर अच्छा कॉलेज प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब्स तो बहुत ही ऑप्शन मिलते हैं। दैट बिकॉज सी, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइन एंड प्राइवेट जॉब इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको आज के सेशन से कुछ क्लैरिटी ज़रूर प्रोवाइड हुई होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप इतना डिस्कशन कर सकते हैं कि समय कम पड़ जाए हम लोगों के लिए, इसीलिए आज हमने इसकी शुरुआत करी है, पहल करी है। आई होप हमने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया होगा और आपको एक दिशा प्रोवाइड करी होगी कि कम से कम आपको ये समझ आया होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए हमें, और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे पैनल्स आप लोगों के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आते रहे, करियर गाइडेंस लेकर आते रहें। आपके ही कमेंट्स हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी टीम पढ़ती है और रिसर्च करती है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करना ना भूलें। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में लिखिए और आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग वी विल कम अगेन एंड वी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। साथ ही साथ बने रहिए उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस चैनल से, एंड
इसी तरह के गाइडेंस और वीडियोस को एक्सपेक्ट करते रहिए. वील मीट यू ऑल डेफिनेटली सून इन सम अदर वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much all the experts for being here today. थैंक यू. थैंक यू.